देखिए भाई, पहले तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास तक पीसीआर कर लिया। अब हमारे छठा और सातवां स्टेप रह गया, सिक्स्थ और सेवेंथ। सिक्स स्टेप हमारा था कि हम लोग लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं बैक्टीरिया का, ठीक है, इन अ बायोरिएक्टर। क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर आपने इतनी मेहनत करी है, पीसीआर लेवल तक आपने काम करा, पीसीआर के बाद आप क्या करोगे, लाइगेट करोगे उसको किसी एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड डीएनए लाइगेज। उसकी मदद से आप उसे जोड़ोगे, किसको, जो आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसका आप पीसीआर करके एम्पलीफिकेशन किया, उसको आप जोड़ोगे ना किसी आप प्लाज्मिड के साथ, उसके बाद किसी होस्ट सेल के अंदर आप डालोगे। तो उसके बाद आपने वो इतने सारे काम कर लिए, इतने सारे काम कर लिए। क्या अब आप ऐसा थोड़ी कि आप ये काम कर रहे हो छोटे लेवल पे करने के लिए कर रहे हो, मतलब आपने इतनी मेहनत करी है, आपने इतनी पढ़ाई करी, तब जाके तो आपको ये सब चीजें समझ में आई। तो आपने इतनी पढ़ाई किया, आपने जैसे किया था कि घर में बनाऊंगा मैं हार्मोन को, या घर के अंदर मैं बनाऊंगा आपके इंसुलिन हार्मोन, या फिर आपके कोई भी एंजाइम हो, या कुछ भी प्रोडक्ट था, वो आप घर में बनाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन करूं उस चीज को लेकर। अब आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना चाहते हो तो आपको बायोरिएक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं नेक्स्ट स्टेप लिख दे रहा हूं, वहीं से मैं शुरुआत करूंगा, ठीक है। पीसीआर कर लिया था हम लोगों ने, पहला स्टेप कर लिया था जिसमें हम लोगों ने आइसोलेशन किया था, दूसरा स्टेप कर लिया, सारे स्टेप में बता चुका हूं, ज्यादा नहीं खींच रहा बात को। मैं सीधा आ जा रहा हूं हमारे कौन से स्टेप पे, आपके सिक्स्थ स्टेप पे, जो मैंने प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी बताई थी। तो जो हमारा सिक्स स्टेप है वो आपके सामने क्या होगा, इट इज द कल्चरिंग द होस्ट, culturing the host cell and large scale production in बायोरिएक्टर। ठीक है जी, कल्चरिंग कर दिया आपने होस्ट सेल की और आप चाहते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना, ठीक है। अब बायोरिएक्टर क्या होता है उसी पे आ जाते हैं। तो जैसे फर्मेंटर मैंने आपको चीजें समझाई थी, फर्मेंटर होता है एक, फर्मेंटर का काम में मैंने बताया था, उसकी मशीनरी के बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो सिमिलरली ऐसा ही हमारा ये बायोरिएक्टर भी होता है, मतलब लाइक फर्मेंटर, हमारा जो ये बायोरिएक्टर है वो भी इसी तरीके से कुछ काम करता है। तो हम लोगों ने कल्चरिंग करी है किसकी, होस्ट सेल की, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है हमें किसी भी प्रोडक्ट का। वो डिपेंड करेगा वो कि क्या चीज आप बनाना चाह रहे हो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू वांट टू सिंथेसाइज। either you want to synthesize any protein, either you want to synthesize any enzyme or any hormone, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है वो। तो उसके लिए आपको बायोरिएक्टर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बायोरिएक्टर के तौर पे मैं पहले छोटे लेवल पे बात करूंगा कि स्मॉल स्केल हम लोग क्या कर सकते हैं और लार्ज स्केल कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं दोनों स्केल के ऊपर, हम लोग चाहें तो हम लोग इसको स्मॉल स्केल के ऊपर भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। स्मॉल स्केल प्रोडक्शन लिख रहा हूं पहले मैं। तो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कहां पे करोगे, आप पहले डायरेक्टली तो बड़े लेवल पे जाओगे नहीं, आप पहले ऐसा तो सोचोगे ना कि मैं पहले लैब के बेसिस पे करके देख लेता हूँ चीजों को। तो लैब के अंदर आपको करना है तो आपको एक मेथड यूज करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड शेक फ्लास्क मेथड, ठीक है जी। तो शेक फ्लास्क मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग शेक फ्लास्क मेथड के अंदर जनरली, जैसे ये आपका एक फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क होते हैं आपके पास, आपने देखे होंगे अपने लेबोरेटरीज में, ये कोनिकल फ्लास्क हो गया। अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे सबसे पहले रॉ मटेरियल डालोगे। अब कहोगे कि रॉ मटेरियल क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या जरूरत है रॉ मटेरियल डालने की। अरे भाई साहब, एक चीज बताइए आप मुझे कि आप चाहते हो कि ये जो मैंने आरडीएनए डाल के एक बैक्टीरिया बनाया था, ये आरडीएनए इसके साथ लगा दिया, ये मल्टीप्लाई करे और बहुत सारे बैक्टीरिया बनाए जिनके पास आरडीएनए हो, फिर ये बैक्टीरिया और डिवाइड करें और बैक्टीरिया को बनाए जिनके पास आरडीएनए हो।
तो आप चाहते हो ये चीज? नहीं चाहते, चाहते हो मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये बैक्टीरिया हमारे मल्टीप्लाई करते चले जाएं एक्सपोनेंशियली, ताकि जितने ज्यादा बैक्टीरिया होंगे जिनके पास आरडीएनए है उतनी ही क्वांटिटी में आपकी प्रोटीन सिंथेसाइज होगी। मतलब जो भी आपने डिजायर्ड जीन डाली है उसका प्रोडक्ट आपके पास बन पाएगा ज्यादा से ज्यादा। आगे बात समझ में? तो यहां पे आपको क्या करना है कि इन बैक्टीरियाज को ऐसा तो नहीं है कि ये हवा में ही डिवाइड कर जाएंगे। अरे इनको डालने मतलब इनको वहां पे अगर हम लोग कल्चरिंग करना चाहते हैं तो इनको फूड भी तो देना पड़ेगा ना। मतलब सिमिलरली जैसे मैं आपसे चाहता हूं कि मैक्सिमम प्रोडक्शन करवाना, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है मुझे, प्रोडक्टिविटी इन द केस ऑफ मार्क्स, तो मुझे आपसे क्या करवाना पड़ेगा या आपके घर वालों को आपके साथ क्या करना पड़ेगा? आपको फेवरेबल कंडीशन देनी पड़ेगी। फेवरेबल कंडीशन क्या होती है? जैसे जैसे आपको प्रॉपरली फूड प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशियस फूड देना ताकि आपका जो एनर्जी लेवल है वो अच्छा रहे। फिर उसके साथ साथ आपको वो कंडीशंस तैयार करके देनी, लाइक आपको स्टडी रूम बना के देना, तो वो आपके घर वाले आपको देंगे कि हाँ भाई आप स्टडी कर सकते हो, आपके लिए एक स्पेस है। उसके अलावा आप प्रॉपरली सो पाओ तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे, आप बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। तो सिमिलरली बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया से मुझे डिवाइड करवाना है उनको एक्सपोनेंशियली। क्यों? क्योंकि देखो बैक्टीरियाज क्या होते हैं, अगर थोड़ी सी भी कंडीशन ऊपर नीचे होती है ना, ये ना वो हो जाते हैं, मतलब डोरमेंट, आप समझ लीजिए डोरमेंसी आ जाती है इनके अंदर। मतलब ये डिवीजन करना बंद करेंगे, मरेंगे नहीं, इनएक्टिविटी हो जाएगी इनके अंदर। मतलब ये जिंदा तो हैं। अगर जैसे सपोज करो कोई एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया चाहता था कि मैं 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर रहे, तो मैं अपने जो इनेट पोटेंशियल है उसका, जिससे वो मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता था, मैक्सिमम अपने नंबर्स को बढ़ा सकता था, वो कर रहा था इस टेम्परेचर पे। अब करने के लिए तो हम लोग इसको मतलब जो बायोरिएक्टर को ना लेके हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है एक्सटर्नल हमारा जो टेम्परेचर है, एनवायरमेंट, वो बदलता रहता है। अब देखो अभी बारिश हो रही है बाहर, ठीक है, बारिश हो रही है, तो बारिश होने की वजह से क्या है टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो गया। फिर क्या होगा, अभी थोड़ी देर बाद धूप निकल जाए तो टेम्परेचर फिर से राइज कर जाएगा। तो लगातार, और टेम्परेचर तो ज्यादा चाहिए ही नहीं बैक्टीरिया के लिए, हमें क्या चाहिए कि एक कांस्टेंट कंडीशन बनी रहे, कांस्टेंट कंडीशन बनी रहे। तो कांस्टेंट कंडीशन बने रहने के लिए ही बायोरिएक्टर लगाया जा रहा है। उसको जो क्या कह रहा था मैंने जब आपको फर्मेंटेशन बढ़ाया था, क्या ऑप्टिमम कंडीशन। ऑप्टिमम कंडीशन में आपको हर चीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, फूड भी देना पड़ेगा, विटामिन भी देनी पड़ेंगी, कार्बन सोर्सेज के तौर पे तो फूड हो गया वो, टेम्परेचर आपको प्रॉपर देना पड़ेगा, एसिड बेस जो बैलेंस है जिसमें आपको पीएच को मेंटेन करना है, ठीक है, वो भी करना पड़ेगा, प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा, हर चीज मेंटेन करनी होगी, तब जाके वो बैक्टीरिया आपके लिए मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि दो तरीके से हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। छोटे स्केल पे करना है, लेबोरेटरिकल स्केल पे करना है, तो आप शेक फ्लास्क मेथड यूज करेंगे। शेक फ्लास्क मेथड क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना। ये एक फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क है ये, ठीक है। इसके अंदर मैंने सबसे पहले कल्चर मीडियम डालूंगा। कल्चर मीडियम, इट शुड बी लिक्विड मीडियम, एंड इन दैट मीडियम देयर शुड बी फूड, ठीक है, फूड होना चाहिए। हालांकि कल्चरिंग अगार मीडियम को लेके भी की जा सकती है बैक्टीरिया की, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, लिक्विड मीडियम को लेके चलना है, ताकि वो चीज को हम लोग एजिटेट कर पाए, जो चीज थोड़ी बहुत मिक्स हो पाए वही तो। अगर तो सेमी सेलुलर मीडियम है, आप उसको कहाँ शेक करके कोई उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपने सबसे पहले एक कल्चर मीडियम तैयार करा, कल्चर मीडियम तैयार करा, ठीक है, उसके अंदर फूड वूड डाल दिया, जो भी चीजें रिक्वायर्ड थी वो सब डाल दी यहाँ पे, ठीक है भाई। अब सारी चीजें यहाँ पे जब डाल दी गई, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपने जो आरडीएनए वाला जो बैक्टीरिया बनाया था, आपने जो बैक्टीरिया तैयार करा था जिसके अंदर आरडीएनए डाला था, उस बैक्टीरिया को लेंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है, और इसको फ्लास्क को ऊपर से प्लग से बंद कर देंगे। फिर शेकर एक होता है, शेकर एक मशीन होती है, ठीक है, वो क्या करेगी, इसको फ्लास्क को आपने इसके ऊपर रख दिया,
वो आराम से हिलती रहेगी, आराम से शेक करती रहेगी, ऐसे 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 हिलती रहेगी, शेक करती रहेगी। अब शेक करना क्यों जरूरी है? शेक करना इसलिए जरूरी है कि जहाँ पे प्रॉपर मिक्सिंग हो पाए न्यूट्रिएंट्स की, एक तो ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो हमने यहाँ पे डाले हैं, जो फूड डाला है, उसके अलावा विटामिन को डाला है, सारी चीजें प्रॉपरली एक तो मिक्स हो पाए, ठीक है। बाकी जैसे सपोज करो अगर आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करना चाहते हो, तो अगर आप ऑक्सीजन यहाँ पे डालते हो तो आपका क्या होगा भाई, ऑक्सीजन तो कुछ ही एक लेयर में जो है रह जाएगा, तो ऊपर वाले बैक्टीरिया तो खूब फलेंगे फूलेंगे, नीचे वाले बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर सकते। तो आपको ऑक्सीजन को भी प्रॉपरली जो है वो मिक्स करना पड़ेगा वाटर के अंदर, ताकि हर जो बैक्टीरिया है वो इस ऑक्सीजन को यूज कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फ्लास्क मेथड को यूज करते हैं लेबोरेटरिकल स्केल के लिए, टेस्टिंग के लिए समझ लीजिए, या स्मॉल स्केल प्रोडक्शन करना है हमें तो। लेकिन लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए हमें बायोरिएक्टर की मदद लेनी ही पड़ेगी, और इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं। जो शेक फ्लास्क मेथड मैंने आपको बताया, इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं। अब डीमेरिट्स क्या क्या हैं अभी पता चल जाएगी आपको, जब मैं बायोरिएक्टर आपको पूरा प्रॉपर्ली पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग बायोरिएक्टर को देख लेते हैं कि बायोरिएक्टर कैसे काम करता है। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो हमें बायोरिएक्टर लेना पड़ेगा किसके लिए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए। अब तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन हो गया, अब करना है हमें क्या, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा बायोरिएक्टर। और बायोरिएक्टर के अंदर क्या किया जाता है, हम लोग लेते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब क्या है, जो बैक्टीरिया के लिए फूड यूज होगा, ठीक है, जो बैक्टीरिया अपने फूड सोर्स के तौर पे यूज करेंगे, वो रॉ मटेरियल है, ठीक है। और उस रॉ मटेरियल की मदद से जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करेंगे, हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट को बनाएंगे, ठीक है। तो इस रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें किसकी मदद लेनी पड़ेगी, बायोरिएक्टर की मदद लेनी पड़ेगी। और बायोरिएक्टर के अंदर हमें वो जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया पहले तैयार करे थे ना, उन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया या ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरियाज को यहाँ पे यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। और उनको सारी कंडीशन प्रोवाइड करनी है जो कि उन बैक्टीरियाज के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट हो, मतलब ऑप्टिमम सारी चीजें होनी चाहिए, देयर शुड बी ऑप्टिमम कंडीशन। अब बायोरिएक्टर होगा कैसा, तो आपको पता ही है, आपको मैंने बायोरिएक्टर जब फर्मेंटर पढ़ाया था, सिमिलरली ऐसा ही बायोरिएक्टर होता है, एक सिलेंड्रिकल, मैं कहूं सिलेंड्रिकल, आपका कोनिकल शेप का, कोनिकल उसका बेस होना चाहिए, उसका जो बेस होगा वो कोनिकल बेस होना चाहिए, और उसके अंदर एक एजिटेटर लगा होगा, एजिटेटर स्टीरर दोनों कह लीजिए आप, मैं बना के दिखा देता हूं आपको, मैं बातों में क्या बताऊंगा, देखिए। अब मैं बात बात कर रहा हूं किसकी, बायोरिएक्टर की। तो बायोरिएक्टर भी हमारे कई तरीके के हो सकते हैं, बायोरिएक्टर भी हमारे कई तरीके से हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम ज्यादा यूज किया जाता है, या सिस्टम कह लीजिए आप। यहां पे क्या होगा कि जैसे सपोज करो ये आपका एक बायोरिएक्टर है, ठीक है भाई, मैं इसको जो है कोनिकल बेस बना दे रहा हूं इसका, हालांकि टेढ़ा सा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, ठीक है टेढ़ा ही है, हाँ। ये आपका एक सिलेंड्रिकल और कर्व्ड जो है, इसका जो बेस है वो कर्व्ड होना चाहिए, इट शुड बी कर्व्ड, कोनिकल में गलत बोल रहा था, कर्व्ड बेस है इसका जी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक मोटर लगी रहेगी, यहाँ पे एक मोटर लगी रहेगी, ठीक है। मोटर के साथ लगा है एक शाफ्ट, ठीक है, ये मोटर के साथ हो गया शाफ्ट। शाफ्ट का काम होता है घूमना, मतलब आप मोटर के साथ किसी एक रॉड को कनेक्ट करोगे तो रॉड भी तो साथ में घूमेगी ना भाई। तो ये मोटर के साथ आपकी शाफ्ट लग गई, ये शाफ्ट लग गई, ठीक है। ये ब्लेड बना दो इसके, ठीक है, ये ब्लेड बना दो,
ये हो गई मोटर हमारी, ये इसका आर्मेचर है जो इसके साथ लगा है, और इसके ये ब्लेड हो गए। ठीक है, कंबाइंडली इसे आप दो नाम दे सकते हो, इसको या तो आप एजिटेटर कह दो, क्या कह दो, एजिटेटर, और इसको दूसरा नाम दिया जा सकता है स्टीरर। क्या कहेंगे इसे, स्टीरर। आप ग्लास लिया, उसके अंदर शुगर डाली, पानी डाला, उसको आप घुमा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, स्टेयरिंग कर रहे हो ना, एजिटेट कर रहे हो ना उसको, तो वही काम ये कर रहा है सिमिलरली। ये जो आपका बना हुआ है, हालांकि इतना भद्दा बना है, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा देखने में ये। ठीक है, इसका पेट नीचे से बड़ा हो गया है। ठीक है, अंदाजा लगता नहीं है मुझे, मैं डायग्राम में आई एम वेरी मैच पुअर, सच में मेरे डायग्राम्स बहुत बहुत ज्यादा वर्स्ट होते हैं, हालांकि होना नहीं चाहिए। अब क्या करें, जब स्कूल के अंदर डायग्राम बनाने की बारी आती थी तो हम बचते थे, आज उसका भुगतान कर रहे हैं। ठीक है, लड़कियों के ज्यादातर डायग्राम बहुत अच्छे होते हैं, बॉयज ऐसे ही होते हैं, काम चलाओ, बस समझा देते थे रफ सा डायग्राम बना के, आज भी वही हाल है। खैर छोड़िए, तो ये ब्लेड है, ये मोटर है, उसके अलावा यहाँ पे इसको आप एजिटेटर कह दीजिए या स्टीरर कह दीजिए। इसका काम क्या है, एक तो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी करवाना, सपोज करो आप ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हो कहीं से, ठीक है, यहाँ से सपोज करो ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हो ऊपर, अब यहाँ पे पूरा का पूरा जो है कल्चर मीडियम भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो कि वाटर होता है। अब यहाँ पे बैक्टीरिया है हमारे बहुत सारे, ये बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो इसके अंदर जो हमने फूड भी डाला हुआ है रॉ मटेरियल के तौर पे, उस फूड को यूज कर रहे हैं और मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हुए चले जा रहे हैं, है ना। तो ऐसा होगा कि ऑक्सीजन जब मैं इस पे ऊपर से डिलीवर करूंगा तो क्या होगा कि ऑक्सीजन सब में प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाएगा। तो मुझे क्या करना है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी यहाँ के बैक्टीरियाज को भी हो, मतलब यहाँ के जो हमारे नीचे बैक्टीरियाज हैं उनको भी तो ऑक्सीजन मिले, तो उसको ऑक्सीजन मिलने के लिए ये जो हमारा एजिटेटर है ये काम करता है। तो एक तो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बैक्टीरिया को सारे डिफ्यूज होना चाहिए सब में, ऐसा नहीं होना चाहिए एक एरिया में मिल रहा है और दूसरे एरिया में हमारे बैक्टीरिया भूखे मर रहे हैं और उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो ये काम एजिटेटर का होता है, बहुत धीरे धीरे घूमता है ये, मतलब ये बहुत फास्ट नहीं घूमता है एजिटेटर, ऐसा नहीं है कि एकदम सेंट्रीफ्यूज कर दिया इसको, बहुत धीरे धीरे ये मिक्सिंग करता रहता है, बहुत हल्का हल्का घूमता रहेगा ये, ठीक है, ताकि सब कुछ मिक्स होता रहे प्रॉपरली। ज्यादा ज्यादा हो जाएगा तो बैक्टीरिया किल हो जाएंगे, ज्यादा फास्ट नहीं घुमाना है आपको। ठीक है, तो ये मोटर लग गई। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, अब क्या करना है, इसके अंदर वही पीएच कंट्रोल सिस्टम भी होना चाहिए, देयर शुड बी अ पीएच कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, आपको प्रेशर कंट्रोल सिस्टम दिखाना है तो आपको एक ऐसी वॉच जैसी बना देना एक, ठीक है, एनालॉग वॉच जैसी बना देना कि प्रेशर मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा आपको क्या देखना है, टेम्परेचर करना है कि टेम्परेचर घट या बढ़ रहा है, ये टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम लगा दिया आपने। ठीक है, और क्या होता है, कभी कभार आप जब किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं ना तो फोम बन जाती है बेटा, ऊपर हल्की हल्की फोम बन जाती है, तो फोम को तोड़ने के लिए यहाँ पे ना फोम ब्रेकर लगा देते हैं, ये फोम ब्रेकर होता है ऊपर, इसे हम लोग कहते हैं क्या, फोम ब्रेकर। ठीक है, ये फोम को जो बनती रहेगी उसको ब्रेक करता रहेगा। उसके अलावा भाई आपने ये जो आपने बायोरिएक्टर बनाया, इस बायोरिएक्टर के अंदर ऐसा है कि कोई प्रोडक्ट बन रहा है नहीं बन रहा है, यार सच्ची में मुझे बिल्कुल वाहियात सा लग रहा है, मतलब मेरे को बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों आज फीलिंग नहीं आ रही है इस डायग्राम से बिल्कुल भी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, और ब्लेड लगा देता हूं मैं, शायद सेटिस्फेक्शन आ जाए। अब क्या है कि आपका ये प्रोडक्ट इसके अंदर बन रहा है, अब आप बाहर से तो पता कर नहीं पाओगे क्योंकि ये तो स्टेनलेस स्टील का वेसल है, इसके अंदर कुछ दिखेगा थोड़ी आपको कि यहाँ पे चल क्या रहा है अंदर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूटीनली रूटीनली यहाँ से ना कुछ कुछ कल्चर मीडियम को आफ्टर सम पीरियड ऑफ, सपोज करो आपने कल्चरिंग करनी थी 4 मंथ्स, 4 महीने, तो आप ये थोड़ी कल्चर लगा दिया और 4 महीने बाद ही देखूंगा मैं तो खोल के ना, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रूटीनली नो वीकली समझ लीजिए या 10 डेज में समझ लीजिए, आपको सैंपलिंग पोर्ट होता है, एक छोटा सा ढक्कन जैसा होता है जो यहाँ से खुल जाता है। ठीक है, उस सैंपलिंग पोर्ट से थोड़ा सा सैंपल निकाला और उसको अपना लैब में ले जाके देख लिया कि हाँ आपका प्रोडक्ट सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है।
अब ऐसा हो गया कि अंदर कंटामिनेशन हो गया, यहाँ पे बैक्टीरिया तो नहीं, बहुत सारी फंगस आके रह रही हैं, कंटामिनेट कर रही हैं, या इसके ऊपर बैक्टीरियोफेजेस यहाँ पे आके अटैक कर दिया, किसी तरीके से कंटामिनेशन हो गया, तो यहाँ पे हमें स्टेरलाइज मीडियम भी रखना पड़ेगा। तो उस चीज को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि रूटीनली सैंपलिंग पोर्ट से सैंपल्स को निकालना पड़ेगा, और सैंपल को निकाल के हमें चेक करते रहना पड़ेगा कि हाँ हमारा प्रोडक्ट सही बन रहा है या नहीं बन रहा। तो नेक्स्ट जो है, मैं यहाँ पे एक सैंपलिंग पोर्ट दिखा दे रहा हूं, ये हमारा सैंपलिंग पोर्ट है जिसमें से हम लोग रूटीनली सैंपल को निकालते रहेंगे। ठीक है, तो इस वाला जो मैंने आपके सामने बनाया है, इस वाले बायोरिएक्टर का नाम है क्या? इसको कहते हैं हम लोग सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। क्या नाम है इसका? सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। क्यों कहते हैं भाई इसे सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर? यहां पे एक स्टीरर लगा हुआ है, बाकी सारी कंडीशन तो वही है। हाँ, ये सब जैसे ये प्रेशर कंट्रोल है, ये वाली है प्रेशर कंट्रोल। अब ये सब चीजें आपको मॉनिटर नहीं करनी है, आजकल कंप्यूटर से सब कुछ मॉनिटर हो जाता है, एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड बाय कंप्यूटर इटसेल्फ। मैनुअली कुछ काम नहीं बचा है अब, कुछ भी चीज होगी कंप्यूटर से, ये सब जो भी चीजें निकल रही है कंट्रोल सिस्टम, ये सब कंप्यूटर से अटैच है, कंप्यूटर अपने आप मॉनिटर कर रहा है। आजकल बहुत एडवांस हमारे लॉजिक सिस्टम्स आ चुके हैं। ठीक है, इसमें जो यूज होता है फजी लॉजिक सिस्टम यूज होता है। ठीक है, और वो लॉजिक सिस्टम अपने आप इस चीज को नॉर और गेट्स होते हैं इसमें, बहुत सारे भूल गया मैं कौन कौन से गेट थे जो पढ़ाए गए थे। ठीक है, फिजिक्स वाला पार्ट है वो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे लगती हैं, कंप्यूटर अपने आप ऑपरेट कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसी भी चीज के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको बस अपनी हाँ सैंपलिंग करते हुए रहना है प्रॉपर्ली। तो इसे सिंपल स्टिर टैंक बायोरिएक्टर क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पे सिंपल एक स्टीरर लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ है ना, ये ब्लेड के साथ ये स्टीरर है, तो सिंपली ये स्टीयरिंग करता रहेगा। यहाँ पे स्टीयरिंग या एजिटेशन दोनों टर्म एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। एजिटेशन का मतलब भी होता है वही मिक्स करवाना, और स्टीरर का मतलब भी यही है, एजिटेटर कह लो स्टीरर कह लो, दोनों बात एक ही है। ठीक है जी, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है इस टर्म में कि आपको कहीं पे एजिटेटर लिखा मिल गया, आपको कहीं पे स्टीरर लिखा मिल गया, तो आप घबराएंगे नहीं, आप समझेंगे यार ये यही है ब्लेड वाला जो लगा हुआ है, ये स्टीरर और आपका एजिटेटर है। तो इसका काम क्या होगा कि मिक्सिंग करा देगा, प्रॉपरली अवेलेबिलिटी करवा देगा ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट की हर पार्ट में, एवरी पार्ट ऑफ द बायोरिएक्टर। ठीक है, अब ये काम हो गया, यहाँ पे सारी चीज हो गई, ऊपर फोम बनी तो फोम ब्रेकर ने फोम को भी तोड़ता रहा साथ में, ताकि सारे जो मैकेनिज्म है वो प्रॉपरली चलते रहे। अब ये तो मैंने आपको बताया सिंपल स्टेट टैंक बायोरिएक्टर। अब एक कंडीशन और बताई थी मैंने आपको, क्या कहा था कि हम लोग ज्यादातर जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम या कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। ठीक है, ये जो कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम है, इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब होता है कि सपोज करो यहां पे मैंने जो रॉ मटेरियल फूड डाला था, बैक्टीरिया ने जल्दी डिवाइड किया, और जो कल्चरिंग मेरी 4 महीने चलनी है उसमें वो यूज हो गया अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 डेज में, वो फूड सारा यूज हो गया, और कल्चरिंग करनी है हमें कितने महीने, 4 महीने। 15 दिन में वो रॉ मटेरियल बैक्टीरिया ने खा के खत्म कर दिया, क्योंकि बैक्टीरिया को फूड चाहिए, सबस्ट्रेट सबको चाहिए भाई, हमें भी चाहिए काम करने के लिए। तो बैक्टीरिया अपना काम कर रहे हैं तो भाई उनको भी तो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से लेंगे, तो वो तो हमें ही देनी है, हमें रॉ मटेरियल डालना है। तो हम क्या करते हैं कि जो पुराना कल्चर मीडियम होता चला जाता है उसको तो बाहर ड्रेन्ड आउट करते चले जाते हैं। क्या करते हैं, जो पुराना हो गया ओल्ड कल्चर मीडियम या ओल्ड यूज्ड कल्चर मीडियम इज ड्रेन्ड आउट एंड न्यू कल्चर मीडियम इज एडेड कंटिन्यूअसली। नहीं आई बात समझ में? पुराने कल्चर को आप हटाते चले जाओ, नए वाले को डालते चले जाओ, तो आपका प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा, यील्ड और प्रोडक्टिविटी ज्यादा अच्छी आएगी। ठीक है, तो हम लोग का इसका कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम का मतलब क्या है कि ओल्ड यूज्ड कल्चर मीडियम ड्रेन्ड आउट, निकाल दिया बाहर,
और दूसरी साइड से हम लोग क्या करेंगे, दूसरी साइड से हम लोग क्या करेंगे कि न्यू फ्रेश कल्चर एडेड। तो इसका इसका पर्पस क्या है ये सब करने का, इट विल प्रोवाइड और गिव हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का जो रेट है वो ज्यादा होगा ऐसा करने से, कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम यूज करने की वजह से। ठीक है भाई, तो ये काम होता है यहाँ पे हमारे सिंपल स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर के। और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होंगे, पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो पार्ट भी देख लीजिए, जगह बाकी है यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। सबसे पहला यहाँ पे एक एजिटेटर लगा होगा, क्या लगा होगा, एजिटेटर। ठीक है जी। दूसरी चीज यहाँ पे क्या लगी होगी, यहाँ पे हमारा पीएच कंट्रोल होगा। ठीक है, यहाँ पे और क्या होगा, हमारा टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होगा। और क्या होगा, यहाँ पे फोम ब्रेकर होगा, है ना। उसके अलावा और क्या होगा, प्रेशर कंट्रोल सिस्टम होगा, प्रेशर कंट्रोल होगा। और क्या होगा भाई, उसके अलावा सैंपलिंग पोर्ट होगा। और इसका काम क्या है बायोरिएक्टर का, ये क्या करता है, प्रोवाइड ऑप्टिमम कंडीशन। क्या करना है, ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करनी है टू बैक्टीरियल सेल। किसको, बैक्टीरियल सेल को, ताकि बैक्टीरियल सेल अपने मैक्सिमम रेट पे प्रोडक्शन कर पाए। ठीक है, और वो ऑप्टिमम कंडीशन कौन सी होंगी, यही सब, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर, प्रेशर, एवरीथिंग। एंड उसके अलावा और क्या चाहिए इसको, फूड के तौर पे हम लोग विटामिन, कार्बन सोर्स के तौर पे जो भी चीज ले रहे हैं सब कुछ इसे डालते रहेंगे। तो ये काम बायोरिएक्टर का होता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं शेक फ्लास्क मेथड के ऊपर। उन एडवांटेजेस की बात कर लेता हूं सबसे पहले मैं, मतलब कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी मतलब पूछा भी जा सकता नहीं भी, लेकिन मेरा काम है पढ़ाना तो मैं उसको बता देता हूं आपको कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर ऑन ये शेक फ्लास्क मेथड। तो सबसे पहला ये जो एडवांटेज है वो ये है कि शेक फ्लास्क मेथड के अंदर ये सारे कंट्रोल सिस्टम नहीं है। वो एक फ्लास्क ही तो था, कोनिकल फ्लास्क था जिसके अंदर हम उसको कल्चरिंग करवा रहे हैं, बस एजिटेटर लग रहा है, उसको हिला रहा है, बस वो धीरे 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 वो शेक हो रहा है, दैट्स इट। ना तो कोई कंट्रोल सिस्टम है, ना फोम ब्रेकर है। वहां पे अगर फोम बनेगी तो कौन ब्रेक करेगा, यहाँ पे तो फोम ब्रेकर लगा हुआ है ऊपर, ये ब्लेड लगे हुए हैं, तोड़ते रहेंगे फोम को, ऊपर से काटते रहेंगे, बनती रहेगी, टूटती रहेगी फोम। उसके अलावा शेक फ्लास्क मेथड में एक चीज और नहीं कर सकते हम लोग, क्या, कि जैसे यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम मेंटेन करके रख रहे हैं, पुराना ओल्ड यूज कल्चर मीडियम को बाहर निकाल दिया, नया फ्रेश मीडियम कल्चर, मतलब फूड की अवेलेबिलिटी हमेशा रखनी है ताकि हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा है, हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन हो बैक्टीरिया की तरफ से। और हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन कब तक नहीं हो सकता, जब तक हम ये सारी कंडीशन बैक्टीरिया को नहीं देंगे। और ये सब करने का काम किसका है, बायोरिएक्टर का है। अब बायोरिएक्टर का पहले टाइप तो मैंने बता दिया आपको, मैंने कौन कौन से मेथड बताए बायोरिएक्टर में, एक तो आपका शेक फ्लास्क मेथड बताया, दूसरा वाला टाइप का बायोरिएक्टर क्या बताया आपको, इसके अंदर ये सारी चीजें बनानी है आपको, आपको सुंदर डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये बहुत गंदा डायग्राम बना हुआ है, आपको एक अच्छा डायग्राम बनाना है अपनी कॉपी के अंदर। ये तो मैंने पता नहीं, एक तो क्या होता है ना, जब क्लास में होते हैं तो हमारे पास एक एरिया ज्यादा होता है। ठीक है, जब हम लोग किसी भी चीज को बनाते हैं या लिखते हैं तो हमारे पास एरिया, अब क्या होता है कि मेरे पास एरिया बहुत कम है, घूमने के लिए बस इतना एरिया है, क्योंकि मैं यहाँ तक नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ बीच में बेड है, तो
मेरे बेडरूम ही मेरी क्लासरूम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैं जैसे हाथ को चलाऊंगा तो मेरे को इतना ही एरिया मिलेगा, तो वो सेट नहीं बैठ पाता वो किसी चीज को लिख तो मैं लेता हूँ, लेकिन बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है मुझे। ठीक है, तो ये समझिए कि ये जो सिंपल स्टिर टैंक बायोरिएक्टर था, इसको आपको बहुत अच्छा सा डायग्राम अपनी कॉपी में बनाना है। ये आप मैंने एक सैंपल के तौर पे डेमो के तौर पे आपको बता दिया है। यहाँ पे इसके अंदर सारी चीजें लगानी है, सब कुछ, नहीं तो मैं भी इसका डायग्राम पर पोस्ट कर दूंगा ग्रुप के अंदर। सबको सारी चीजें उसमें लिखनी है डायग्राम के अंदर। अब होता क्या है कि जैसे ये सिंपल स्टिर टैंक बायोरिएक्टर होता है, एक होता है स्पार्ज स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। क्या नाम है? स्पार्ज्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। वो क्या है? कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस उसमें एक छोटा सा चेंज कर दिया है। बस देख लेना क्या चेंज है, एक बारी में समझ में आ जाएगा। एक बारी में मैं सबको मिटा रहा हूं। काम वो भी ऐसे ही करेगा जैसे ये है, हर चीज ऐसी ही रहेगी जैसी इसमें, बस एक छोटा सा पार्ट है जो उसके अंदर ऐड हो जाएगा स्पार्ज स्टिर टैंक बायोरिएक्टर के अंदर। ठीक है जी, तो क्या होगा वो देख लीजिए। ये कौन सा था? दिस वाज सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। देखिए, ये तो मैंने आपको बताया था सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। अब एक इसी का जैसा एक और रिएक्टर होता है जो हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना है। ठीक है, एक इसके जैसा ही हमारे पास रिएक्टर है जो हमें पढ़ना है। ठीक है, उसका नाम है स्पार्ज्ड स्टिर टैंक बायोरिएक्टर। स्पार्ज्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। भाई, जो स्पार्ज्ड स्टिर टैंक बायोरिएक्टर है, मैं आपकी बुक वाला डायग्राम ही आपको बताऊंगा, बुक वाले डायग्राम ही आपको समझाऊंगा। इसके अंदर सारी चीजें वैसी की वैसी रहेंगी जैसी यहाँ पे है, बस एक चीज लग जाएगा जिसका नाम होता है स्पार्जर। क्या नाम होता है? स्पार्जर। ठीक है, वो स्पार्जर जो पार्ट है वो इसमें लग जाएगा बस, और कोई अंतर नहीं आएगा। अब कैसे लगेगा, क्या लगेगा, देखिए। यहाँ पे ये आपका एक बायोरिएक्टर है। ठीक है बेटा, ये एक बायोरिएक्टर है। ठीक है, यहाँ पे उसी तरीके से वो रोटर लगा हुआ है जैसे लगा होना चाहिए था, जो आपके ब्लेड हैं वो इसी तरीके से लगे हुए हैं। बाकी पीएच मोटर पोटर में इसमें नहीं दिखा रहा, सब कुछ वही है। बस इसमें क्या है कि एक नीचे से स्पार्जर नाम की चीज बढ़ जाएगी यहां से। ये स्पार्जर क्या होता है, इसमें छोटे छोटे से ऐसे पोर्स होते हैं स्पार्जर में, और यहां से हम नीचे से क्या करते हैं, ऑक्सीजन की डिलीवरी करते हैं, O2 की डिलीवरी करते हैं, ऑक्सीजन की डिलीवरी करते हैं। अब ऑक्सीजन क्या होगा जब नीचे से आप करोगे और यहाँ पे भरा हुआ है कल्चर मीडियम। भाई, आप वाटर के अंदर ऑक्सीजन को अगर पंप करोगे तो बबल्स बनेंगे, नहीं बनते? तो यहां से क्या होगा कि ये जो है, ये बबल्स बनते हुए ऊपर की तरफ आएंगे, मतलब बबल्स बनाने हैं यहाँ पे। ये इस तरीके से ऊपर की तरफ आ रहे हैं बबल्स बनते हुए, छोटे छोटे, ये ऊपर की तरफ आ रहे हैं ऐसे, ये बबल्स बनते हुए आ रहे हैं ऊपर की तरफ। ये बबल्स क्यों बनाए जा रहे हैं? अगर बबल्स बनेंगे जितने ज्यादा, ठीक है, बबल्स की वजह से क्या होगा, इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया, ऐसे लिख रहा हूं सरफेस एरिया को, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एफिशिएंट ऑक्सीजन ट्रांसफर, फॉर एफिशिएंट ऑक्सीजन ट्रांसफर, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना है। और ये किसकी मदद से हो रहा है? ये हो रहा है इसकी वजह से। कौन लगा हुआ है?
स्पार्जर। तो इसलिए कह दिया इसको क्या, स्पार्ज्ड, क्योंकि स्पार्जर लग गया। स्टीर्ड, क्योंकि स्टीयरिंग भी हो रही है यहाँ पे। टैंक बायोरिएक्टर, टैंक तो ये है ही है। ये क्या था, सिंपल स्टीयर टैंक। इसमें देखो सिंपली कुछ भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं, एक स्टीयर लगाया और बाकी सारे कंट्रोल सिस्टम जैसे यहाँ है वैसे यहाँ पे भी लगा दो। लो सारी चीजें आप यहाँ पे भी लगा दो, सब कुछ, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। जो यहाँ पे थी वो यहाँ पे भी होगी। बस यहाँ पे एफिशिएंट ऑक्सीजन ट्रांसफर या ऑक्सीजन डिलीवरी मेथड ज्यादा अच्छा है, तो इसीलिए स्पार्जर को यूज किया जाता है। ठीक है, ये हमारे दो तरीके के बायोरिएक्टर थे जो मैंने आपको बता दिए। हमारा यहाँ पे बैक्टीरिया फूड को यूज करेंगे और यूज करके उस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे और अपने आप को डिवाइड करेंगे, और जितनी ज्यादा बैक्टीरिया की प्रोजनी होती चली जाएंगी उतनी ज्यादा हमारी वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज्यादा अच्छी हो सकती है। अब वही वाला काम है कि आपने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत करके आपने पूरे साल पढ़ाई करी, पूरे साल बहुत पढ़ाई करी, और एग्जाम से एक महीने पहले आपने पढ़ाई को छोड़ दिया। तो सिमिलरली यहाँ पे छठे स्टेप तक आपने बहुत मेहनत करी और सातवां स्टेप है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जो है आपका लास्ट महीना। आपने पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और लास्ट मंथ आके आपने पढ़ाई को छोड़ दिया, तो क्या होगा, आपकी सारी की सारी पिछली मेहनत बेकार हो जाएगी। क्यों, आप रिवाइज नहीं कर पाओगे और अच्छा परफॉर्म एग्जाम में नहीं करोगे। सिमिलरली आपने 6 स्टेप बहुत अच्छे से करे, आपने एक एक चीज का बड़ा ध्यान रखना, आपने बहुत मेहनत करी, अपने रिसोर्सेज को जोड़ा, आपने मैं कहूँ इकोनॉमिकली आपने अपने आप को उसमें झोंका, अपनी लेबर से उसमें झोंका, आपने हर तरीके से वहां पे पैसे से लेके एवरीथिंग आपने खर्च की, लेकिन आपने लास्ट स्टेप अच्छा नहीं करा। क्या है वो, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्यों, क्योंकि एक बात बताइए आप, जब यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही होगी, जैसे आप सपोज करो आपने जो आरडीएनए बनाया है, आरडीएनए के अंदर आपने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाई है वो इंसुलिन कोडिंग है, या आपका ग्रोथ हार्मोन बना रहा है, या आपका कोई लिवर बाइल जूस बनना है, कोई भी चीज बना सकते हो, एवरीथिंग। मतलब आपने क्या किया है कि ह्यूमन से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है जो आपको ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज हो सकता है, उस सबको यहाँ पे बनाया जा सकता है। अब उसको बनाने के लिए आपने ह्यूमन से ही जीन को आइसोलेट किया और उनके साथ जोड़ दिया, और उसके अंदर बाद में आरडीएनए वाले बैक्टीरिया को, ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया को इनके अंदर डाल दिया यहाँ कल्चर मीडियम में। तो यहाँ पे जब कल्चर मीडियम में आपने डाल दिया तो यहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया इस फूड को यूटिलाइज करेंगे, डिवाइड करेंगे, और साथ साथ में जब वो जो बना हुआ है, जो आपकी जो आरडीएनए लगा हुआ है उसके अंदर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट लगी हुई है वो भी तो कोड करेगी, तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट भी बन रहा होगा। लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ बहुत सारी ऐसी भी तो अनडिजायरेबल चीज होंगी जो कि यहाँ पे सिंथेसाइज हो रही होंगी, जैसे कुछ बैक्टीरियल अदर मेटाबोलाइट्स हो जाते हैं, या फिर टॉक्सिन्स हो जाते हैं जो बैक्टीरिया रिलीज करते हैं, वो सब यहाँ पे रिलीज होते हैं, सब कुछ होते हैं। आ रही है बात समझ में? तो वो सब कुछ चीजें जो यहाँ पे, जो सब कुछ चीजें जो यहाँ पे जो अननेसेसरी या अनडिजायरेबल है, उन सबको हटाना भी तो यहाँ से जरूरी है। आपको प्रोडक्ट यहाँ से निकालना है, तो उस प्रोडक्ट को निकालने से पहले इस जो कल्चर मीडियम है जिसके अंदर फाइनली कल्चरिंग कंप्लीट हो चुकी है, इसकी प्यूरिफिकेशन और उससे जो प्रोडक्ट की सेपरेशन है वो भी तो करनी जरूरी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफाई करना पड़ेगा और सेपरेट करना पड़ेगा। मतलब ये समझ लीजिए आप फाइनल टचअप देना है, आपका प्रोडक्ट बन गया है लेकिन आपको उसको जब तक आप फाइनल टचअप नहीं देंगे तो वो प्रोडक्ट आपका काम ही नहीं कर सकता। आ रही है बात समझ में? तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की बात करनी है अब हमें। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। द final step of product formation will undergo a series of steps to form the final product, ठीक है, या finished product। तो finished product बनाने से पहले इसको क्या करना पड़ेगा, कल्चर मीडियम को हम सीरीज ऑफ अलग अलग जो है स्टेप से निकालेंगे, तब जाके फाइनली हमारा एक प्रोडक्ट बन के आएगा। अब वो जो सीरीज ऑफ स्टेप्स कौन कौन से हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, मैं फाइनल स्टेप, ये फाइनल टॉपिक है हमारी क्लास का, इस चैप्टर का, ठीक है, और इसे देख लेते हैं एक बार जरा क्या होगा।
देखिए, तो एक बात बताओ, आप प्यूरिफिकेशन कर लिया, सेपरेशन कर लिया आपने, तो क्या आपका वो प्रोडक्ट तैयार हो गया? आपको उसके अंदर प्रिजर्वेटिव भी मिलाने पड़ेंगे, उसके क्लिनिकल ट्रायल भी करने पड़ेंगे, उसकी क्वालिटी कंट्रोल भी करना पड़ेगा, क्वालिटी एश्योरेंस भी करनी पड़ेगी, उसकी पैकेजिंग भी करनी पड़ेगी, है, उसके बाद आप उसको मार्केट के अंदर बेच सकते हो। तो आपको जब जो आपका कल्चर मीडियम है उससे प्रोडक्ट को निकालना है, तो आपको क्या करना है? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करनी है। तो फाइनल स्टेप इज, 7th स्टेप है ये हमारी आरडीएन टेक्नोलॉजी का, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होगा यहां पे? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में देयर आर सीरीज ऑफ मल्टीपल स्टेप्स होंगे। और वो सीरीज ऑफ मल्टीपल स्टेप कौन कौन से होंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन कर लेंगे उस चीज की। तो आपने क्या किया? सेपरेशन कर लिया और प्यूरिफिकेशन कर लिया उस प्रोडक्ट का। अब आप क्या करेंगे? उसके बाद उसके अंदर प्रिजर्वेटिव को ऐड करेंगे। यू विल ऐड सम प्रिजर्वेटिव्स। आपने प्रिजर्वेटिव मिला लिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे भैया? आप उसकी क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। आप देखेंगे ना, आपने वो वैक्सीन बनाई है या आपने वो जो हार्मोन या कुछ भी आपने बनाया है, वो आपका सही है या नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं है उसके कोई साइड इफेक्ट है ह्यूमन के ऊपर। तो आप उसको पहले एनिमल टेस्टिंग करके देखेंगे। तो उसी चीज को क्लिनिकल ट्रायल्स में देखा जाता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ दैट वैक्सीन और मेडिसिन और whatever anything you are producing through the RDNA टेक्नोलॉजी, उसका क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद आप उसकी केमिकल एनालिसिस करना चाहेंगे मॉलिक्यूल्स की, तो आप उसको क्या करेंगे कि आप क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल देखेंगे, एंड सम अदर टेस्ट उस प्रोडक्ट के करेंगे। तो जब आप कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ मेरा प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपरली बना है, तो आप फाइनली क्या करेंगे? उसकी पैकेजिंग करेंगे। क्या करेंगे? पैकेजिंग करेंगे। और पैकेजिंग करने के बाद वो प्रोडक्ट आपका क्या होगा? मार्केट के अंदर आप उसको भेज देंगे। आप उसको मार्केट के अंदर भेज देंगे। तो ये सारे जो सीरीज ऑफ मल्टीपल स्टेप थे जिसके थ्रू ये बैक्टीरिया फाइनली एक कल्चर मीडियम से मार्केट तक पहुंचा, उसी को डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। इन सारे स्टेप्स को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? डाउनस्ट्रीमिंग करना, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करना। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। और जब तक ये नहीं होगा तो आपका एक तरीके से, पहली बात तो आपको अप्रूवल ही नहीं मिलेगा वो चीज करने का। तो आपको अप्रूवल भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ मेजर्स हैं जिनको फुलफिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके आप किसी चीज का कमर्शियली प्रोडक्शन कर पाएंगे। क्योंकि आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपके ऊपर आप वो जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारे ह्यूमंस यूज करने वाले हैं। तो आप कुछ भी बेचना शुरू कर देंगे तो लोग मरने शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि ऐसी जो, खैर आपको क्या करना है वो तो आपको सरकार की जो रेगुलेटिंग बॉडीज हैं जो इनके लाइसेंस देती हैं वो ही आपको जो है अलाउ करेंगे। आप खुद से कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप प्रोसेस कर सकते हो और उन सब के लाइसेंस या फिर आपकी जो उसकी, मैं एक तरीके से परमिशन कहूँ, वो सब आपको लेनी पड़ेगी। और हर साल इनके ऑडिट्स होते हैं, हर साल चेकिंग होती है, रैंडम सडन चेकिंग भी हो जाती है, आसपास कंटामिनेशन देखा जाता है। उस इंडस्ट्री के अंदर जाके जो है वहाँ से जो हमारे ड्रग को रेगुलेट करने वाली बॉडीज हैं वो आती हैं, वो देखती हैं, सब कुछ चेक किया जाता है प्रॉपरली, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। वो सारे पैरामीटर्स फुलफिल हैं तो ही वो आप कंटिन्यू कर पाओगे, नहीं तो फिर आपकी कंपनी को बंद करने का वो ऑर्डर दे देंगे, ठीक है। या फिर आपको जो छोटी मोटी जेनरिक जो चीजें बना सकते हो आप, आपको बोलेंगे कि भाई तुम्हारे बस की नहीं है बड़ी चीजें करना,
या बड़े प्रोडक्ट को बनाना, तो आप मत बनाओ। आप एक काम करो, जो छोटी मोटी जेनरिक चीजें हैं उन्हें बनाओ और पब्लिक से अपना प्रोडक्ट बेचो, तो आपने इतना पैसा फैक्ट्री के या इंडस्ट्री के सेटअप में लगा दिया है। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग लास्ट स्टेप है हमारा। तो फाइनली यहाँ तक हो गया। अब एक काम करिए, मुझे ये बताइए कि लिखवा कहाँ तक दिया था, उसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ और इसे कंप्लीट करके हम लोग अपना, अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन करे जाएंगे इसके सारे चैप्टर के हमारे। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग। तो आप लोग तैयार रहिएगा, अपने क्वेश्चंस की क्वेरी निकाल के लाइएगा। बाकी एक बार मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग बताइए कहाँ तक लिख लिया था हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर। अल्टरनेटिव सिलेक्शन मार्कर तक लिख दिया था, ठीक है बेटा, ठीक है। सर ऑक्सीजन से एफिशिएंसी पे क्यों अफेक्ट पड़ रहा है? बेटा आपके जो बैक्टीरिया हैं, अब जरूरी थोड़ी है कि भाई दो तरीके की चीजें हैं। फर्मेंटेशन कर रहे हो तो आप एनारोबिक कंडीशन लेोगे। अगर आप बैक्टीरिया को यूज कर रहे हो, जरूरी थोड़ी है वो बैक्टीरिया आपका एनारोबिक कंडीशन में काम करता हो। अरे एरोबिक कंडीशन भी तो होगी वहां पे, यश, एरोबिक कंडीशन भी तो होगी। तो अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी, आप सपोज करो वही वाली बात है, आप एरोबिक मोड ऑफ जो है आपका एरोबिक मोड है, मेरा भी एरोबिक ही है। अगर मेरी नाक मुंह बंद कर दे तो मैं मर नहीं जाऊंगा क्या? है भाई, मेरे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मैं कैसे, मेरा सर्वाइवल कैसे रहेगा? तो वही बैक्टीरिया के साथ है। अरे वही बैक्टीरिया के साथ है, ऑक्सीजन जब जब तक नहीं मिलेगा वो अपनी प्रोडक्शन कैसे दिखा सकता है, जब तक उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। अब एनर्जी भी तो जरूरी है ना भाई। और ऑक्सीजन किस लिए लेते हैं हम लोग? एटीपी सिंथेसिस के लिए। और चाहे बैक्टीरिया हो उनको भी वही चीज चाहिए। तो थोड़ा सा जो है उस चीज में बेसिक लॉजिक की बात कर लेते हैं हम लोग। लॉजिक आप थोड़ा सा रखिए अपने पास। तो अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर तक बात हो चुकी थी। अब आप एक काम करिए, आप हेडिंग डालेंगे, आप वेक्टर्स, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। वेक्टर्स कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इसमें लिख लीजिए, लिखिए इसमें द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। सबसे पहला आपको ये वाला बता रहा हूं मैं, टीआई प्लाज्मिड मेथड वाला, सबसे पहला जो मेथड है वेक्टर्स के तौर पे, टीआई प्लाज्मिड लिख लीजिएगा। इसमें लिखिए द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड of agrobacterium tumefaciens, of agrobacterium tumefaciens is modified into a cloning vector, which is not pathogenic, to plants, but it is able to use the mechanism, to deliver gene of interest, into a variety of plants. तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, डिसआर्म कर देंगे और जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसके साथ जोड़ के डिलीवर करवा देंगे। और ज्यादातर जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन इन्फेक्ट करता है वो किसको करता है? डाइकॉट प्लांट को करता है। मोनोकॉट प्लांट्स को बहुत रेयरली और बहुत कम केसेस में देखा गया कि मोनोकॉट प्लांट्स को एग्रोबैक्टीरियम अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिख लीजिए आप, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन इज अ पैथोजन ऑफ, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन is a pathogen of many dicot plants, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, सिमिलरली retroviruses
have also been disarmed. Similarly, retroviruses have also been disarmed and used to deliver disarmed and used to deliver desirable gene into animal cell. तो हम लोग क्या करेंगे, रेट्रोवायरस को भी डिसआर्म करके डिजायरेबल जीन को ट्रांसफर करवा सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. चलिए ये खत्म हो गया. आप हेडिंग डालेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट. हेडिंग डालिए कॉम्पिटेंट होस्ट. कॉम्पिटेंट होस्ट में लिखिएगा cells that are able to take up DNA, cells that are able to take up DNA are called competent cells. जो cells जो फॉरेन डीएनए को अपटेक कर सकें वो कॉम्पिटेंट सेल्स कहलाती हैं. cells that are able to take up foreign DNA या DNA are called competent cell. तो नेक्स्ट लिखिए. In order to force bacteria to take up foreign DNA, in order to force bacteria to take up foreign DNA, the bacterial cells must first be made competent to take up DNA. मतलब मैंने क्या बोला था, बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट नहीं होते, उन्हें बनाना पड़ता है. ठीक है, उनको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है ताकि वो फॉरेन डीएनए को अपटेक कर ले. तो सबसे पहला तरीका कौन कौन सा है, तो लिखिए मेथड्स टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल. अब उन मेथड्स की बात करेंगे जिसमें हम लोग एलियन डीएनए को इंट्रोड्यूस करेंगे. तो सबसे पहला मेथड कौन सा था, डाइवेलेंट कैटायन मेथड. तो लिखिए डाइवेलेंट कैटायन मेथड. इसमें लिखेंगे आप दिस इज डन बाय ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल with specific concentration of divalent cation such as calcium. तो ज्यादातर कैल्शियम को यूज करा जाता है, such as calcium. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए calcium increases the efficiency with which DNA enters the bacterium through pores in its cell wall. तो उसके जो सेल वॉल्स हैं उन सबको पोर्स के साइज को बढ़ा देगा ताकि फॉरेन डीएनए अंदर चला जाए. नेक्स्ट लिखिए हीट शॉक मेथड. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हीट शॉक मेथड. दूसरा मेथड है हमारा हीट शॉक मेथड. लिखिए recombinant DNA can also be forced into cell. Recombinant DNA can also be forced into cell by incubating the cell with recombinant DNA on ice followed by placing them briefly at 42 डिग्री सेल्सियस. तो हमने पहले आइस पे रखा, फिर क्या करेंगे हम लोग 42 डिग्री सेल्सियस पे रख देंगे. ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 42 डिग्री सेल्सियस के हीट शॉक. फिर लिखेंगे then
फीड शॉक के बाद लिखेंगे एंड देन पुटिंग देम बैक ऑन आइस, पहले आइस फिर हीट शॉक फिर आइस, ठीक है, एंड देन पुटिंग देम बैक ऑन आइस, फुल स्टॉप करके कंटिन्यू लिखेंगे, दिस इनेबल्स द बैक्टीरिया to take up this enables the bacteria to take up the recombinant DNA. This enables the bacteria to take up the recombinant DNA. ठीक है जी। अब लिख लीजिए माइक्रो इंजेक्शन, अब लिखिए आप लोग माइक्रो इंजेक्शन। इसमें लिखेंगे आप in this recombinant DNA is directly injected into the nucleus of animal cell। तो यहाँ पे डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ओके तो नेक्स्ट लिख लीजिए, अब लास्ट ही बच रहा है आप बायोलिस्टिक जीन गन। इसमें लिख लीजिए आप in this cells are bombarded with high velocity microparticles of gold or tungsten, coated with DNA, फुल स्टॉप करके कंटिन्यू कर लीजिएगा, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्लांट्स। तो ये मेथड प्लांट्स के लिए सुटेबल है। अब हेडिंग डालेंगे आप प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और उसके सातों स्टेप आप लिख लेंगे, प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और उसके सातों स्टेप जो मैंने लिखाए थे, मैं उनको डिक्टेट कर दे रहा हूं, आप उन्हें जल्दी जल्दी से लिख लीजिए कौन कौन से प्रोसेस थे। सबसे पहला स्टेप लिखेंगे आप आइसोलेशन ऑफ डीएनए, हमने आइसोलेशन कर लिया डीएनए का। दूसरा स्टेप लिखेंगे फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो हम लोग डीएनए जो हमने निकाला है उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से कट कर देंगे। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट लिखेंगे आप आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस। तो आपको डिजायर डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालना है तो आपको बहुत सारे फ्रेगमेंट में से जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस करके उस डीएनए को निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लिख लीजिए आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस। ठीक है, अब आपकी डिजायर्ड जीन आपके पास आ गई, अब आप क्या करेंगे आप उसको एम्प्लीफिकेशन करेंगे पीसीआर की मदद से। तो नेक्स्ट लिख लीजिए एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन यूजिंग पीसीआर। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन यूजिंग पीसीआर। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे फिफ्थ, हम लोगों ने वो जीन की एम्प्लीफिकेशन कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे उसको लाइगेट कर देंगे होस्ट के साथ ना। तो आप लिख लीजिए नेक्स्ट स्टेप लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वेक्टर। छठा स्टेप आएगा वही जो आज हमने पढ़ाया, कल्चरिंग द होस्ट सेल in a medium at large scale in a bioreactor और लास्ट स्टेप क्या है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का। तो लिख लीजिए एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ये 7 स्टेप हैं। अब इस 7 स्टेप में से कुछ स्टेप तो हमारे ऑलरेडी हो रखे हैं, मतलब जैसे पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए तो लिखना है आपको। दूसरा स्टेप है जो हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो एक्शन है जिससे वो कट करते हैं हम लोग डीएनए को, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसे पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है।
तीसरा स्टेप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं, तो उसे भी हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके अलावा लाइगेशन कैसे करते हैं हम लोग, लाइगेशन से पहले सॉरी एम्प्लीफिकेशन है, पीसीआर। पीसीआर हमें पढ़ना था और पढ़ाया भी गया, आपने अच्छे से पढ़ा भी, उसको लिखना जरूरी है। पीसीआर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड्स, ठीक है। और पीसीआर हो गया, उसके बाद लाइगेशन ऑफ वेक्टर की जरूरत नहीं है, डीएनए कैसे लाइगेज कैसे काम करता है वो आप जानते हैं। तो हमारे को कौन कौन से स्टेप करने हैं, पहला आइसोलेशन ऑफ डीएनए करना है, दूसरा नहीं करना, तीसरा नहीं करना, पीसीआर करना है। उसके अलावा हमें सातवां, छठा और सातवां, ये 4 स्टेप लिखने हैं। तो अब आप एक काम करिए, ये सारे जो स्टेप लिखवाऊंगा मैं, इन सबको मैं ऐसा कर दे रहा हूं, जो जो स्टेप मेरे को जो जो चीज लिखवानी है उनकी फोटो क्लिक करके क्रॉप करके प्रॉपरली मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूं, ठीक है जी। तो वो सारी चीजें अब वहां से प्रॉपर नोट्स को बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखवाऊंगा, आधे बच्चे लिखेंगे आधे नहीं लिखेंगे, पता है मुझे मक्कार हो, बहुत सारे मक्कार हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे भी हैं, ठीक है। जो मक्कार थे वो छोड़ के भी जा चुके हैं, जो अब तक जुड़े हुए हैं मतलब वो अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पढ़ाई से मतलब है। तो मैं एक काम कर रहा हूं कि अब जितने भी आपके ये पार्ट हैं, पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए, उसके अलावा और जो स्टेप हैं जैसे ये पीसीआर वाला और ये बायोरिएक्टर वाला और लास्ट स्टेप डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, इन चारों की जो थ्योरी है जो कि आपको नोट्स में लिखनी है, वो मैं आपको ग्रुप के अंदर अभी जैसी क्लास खत्म कर रहा हूं उसके बाद डाल देता हूं, आपको वहां से प्रॉपरली करने हैं। तो वो जो लिखवाने का टाइम है वो बच जाएगा। हालांकि मुझे अगली बार से ऐसा करना है कि जो टॉपिक पढ़ाना है साथ में लिखाना है, लेकिन अब की बार मैंने गलती कर दी, क्या मैं पढ़ाता चला जाता हूँ, फिर मेरे को फ्लो में पता नहीं चलती और लिखाना भूल जाता हूँ और पीछे का पीछे ही रह जाता है फिर सारा मामला। फिर अगली क्लास में हम लोग इसके सारे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चंस करके आएंगे आप लोग, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी नोट्स के पीछे जिन लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, नोट्स के पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है आपको, और गो थ्रू करके आप क्वेश्चंस अपने जो नहीं आ रहे उन क्वेश्चन नंबर को नोट डाउन कर लेंगे और उन क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। और बाकी कल या नेक्स्ट क्लास में मैं जो हमारी वेडनेसडे को आएगी उसमें मैं आपको क्वेश्चन ही कराऊंगा, पहले से शुरू करूंगा और आपको बताता चला जाऊंगा क्वेश्चन सारे के सारे, और कहीं डाउट आएगा तो उस चीज को दोबारा री एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस करने के बाद सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे। और बाकी कुछ लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा सा अभी भी वो सुधार नहीं है। मेहल के आंसर बहुत सटीक आंसर थे, ठीक है, मेहल जो है काफी अच्छे आंसर्स लिखती है, बिल्कुल जितना चाहिए रिक्वायर्ड उतना ही वो लिखती है। कुछ लोगों ने, हाँ एक चीज पूरी क्लास ने गलत करी है, वो ये कि कॉपी नंबर को कंट्रोल कौन करता है, तो एक अकेली मेहल है जिसने शायद वो सही लिखा है। बेटा वो आपका रीजन होता है जो प्लाज्मिड के कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है इनसाइड एनी होस्ट सेल, वो है कौन, रीजन, उसे कहते हैं आरओपी, रिप्रेसर ऑफ प्रोटीन, सॉरी रिप्रेसर ऑफ प्रोटीन कह रहा हूं, रिप्रेसर ऑफ प्लाज्मिड, ये आरओपी रीजन होता है जो कि कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। पूरी क्लास ने गलत लिखा है, एक मेहल को नहीं छोड़, मेहल ने तो सही लिखा है, बाकी पूरी क्लास ने वो गलत लिखा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बेटा। उसके अलावा एक चीज और है जो मैं आपको बताना कभी भूल गया था, आज मेरे दिमाग में आई, वो ये है कि भाई हमने जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बनाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ध्यान से समझना, आप ध्यान से समझना, जो चीज मैं बतानी भूल गया था और आज मेरे दिमाग में आई कि मैं हर क्लास को पहले प्रीवियसली बताता था, इस साल पता नहीं क्यों नहीं बताई मैंने ये बात, वो ये थी कि जो बैक्टीरिया हैं उनके इम्यूनिटी के तौर पे यूज होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, ठीक है। अब यहाँ पे ये आया बैक्टीरियोफेज, इसने अटैक किया इसको, बैक्टीरिया को, इसने वायरस ने, बैक्टीरियोफेज ने, और अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर छोड़ दिया, भेज दिया, यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेंगे, इसके ऊपर एक्शन लेंगे और इसको फ्रेगमेंट कर देंगे मल्टीपल पीसेस में, तो ये इस बैक्टीरिया को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बाद ये, इसके पास, बैक्टीरिया के पास खुद का भी तो डीएनए है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसके डीएनए को क्यों नहीं फ्रेगमेंट करता। तो बेटा एक चीज होती है, उसे कहते हैं हम लोग आपका मिथाइल मॉडिफिकेशन सिस्टम, क्या कहते हैं, मिथाइल मॉडिफिकेशन सिस्टम।
मिथाइल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है कि अगर बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है और उसकी जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, क्या है, जो बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है और उसकी जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, उन सब के ऊपर मिथाइल ग्रुप को लगा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? मिथाइल ग्रुप को लगा दिया जाएगा। और जहां जहां मिथाइल ग्रुप लगा रहेगा, मिथाइल मॉडिफिकेशन हो जाएगी और वहां पे ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्शन नहीं लेगा। तो इसलिए बैक्टीरिया का खुद का डीएनए जो होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है। क्या होता है? खुद का डीएनए प्रोटेक्टेड होता है, बाहर के डीएनए के ऊपर मिथाइल मॉडिफिकेशन सिस्टम नहीं होती, इसलिए इसको फ्रेगमेंट डाउन कर देता है बैक्टीरिया का जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है। और हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को इन बैक्टीरिया से ही आइसोलेट करते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने स्किप कर दी थी कहीं बताते वक्त। ठीक है, आज मैंने उस चीज को बता दिया और मेरे हिसाब से पूरा चैप्टर बहुत वेल वे में एक्सप्लेन किया गया है। और कहीं अगर डाउट फिर भी होता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल। बाकी मैं अभी ग्रुप में डाल दे रहा हूँ सारी इंफॉर्मेशन, आप ग्रुप में से उस चीज को लिख लेंगे, सारी चीजों को लिखना है। ठीक है, कहीं भी कोई चीज नहीं छोड़नी है, क्योंकि जितना ज्यादा आप अभी लिख लेंगे आगे आप उतने ही सुख में रहेंगे। और अगर नहीं लिखेंगे, आलस दिखाएंगे, तो आलस दिखाओगे तो फिर आलस में ही रहना, नंबर भी आलस वाले ही आएंगे। ठीक है, मेहनत करोगे तो तुम अपने लिए करोगे, अच्छे नंबर पाओगे और अब तुम्हारा नाम रोशन होगा। अच्छे से क्लास अटेंड करोगे, नॉलेज गेन करोगे, अच्छे क्वेश्चन करोगे। आप अच्छा कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी अभी और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब लोग, सब लोग को इंप्रूवमेंट करना है, सब लोग को बहुत अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, यहाँ पे भी और आगे भी, कहीं भी रहो आप बेसिक अच्छा लेके चलो। ठीक है, बेस अच्छा रहेगा ना, जिंदगी भर आपको हर चीज पता चली रहेगी। हाँ, कि आपको आगे कभी बेसिक के ऊपर काम नहीं करना, आपको आगे की चीजें पढ़ते चली जानी है। ठीक है, सो मेरा कहना यही है, अपनी तरफ से मेहनत करते रहो। और आप देखो, सीधी सीधी बात है, आप आज अगर मैं जितने क्वेश्चन डालता हूँ वो प्रीवियस ईयर नीट के या एपीएमटी के या प्रीवियस जिपमर के या एग्जाम्पलर के, इनके क्वेश्चंस डालता हूँ मैं आपके एमसीक्यू। अगर आप उनमें अगर परफॉर्म कर रहे हो, आप उन्हें स्कोर कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर पहले से इंप्रूवमेंट है। आप नीट लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो और उनको अटेम्प्ट कर रहे हो। और जो लोग 160 में से 133, 137 नंबर या 140 नंबर स्कोर कर रहे हैं, ये 90 भी स्कोर कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप ये देखिए, आप 50% से अबव है, तो आपने अपने अंदर इंप्रूवमेंट किया है पहले से। नो डाउट, आपने ऐसा नहीं है कि इंप्रूवमेंट नहीं किया, आपने अपनी जो मेरा पढ़ाना है उस पढ़ाने को आपने रिटेन किया है और आपने इंप्रूव किया है, तभी आप उन क्वेश्चंस को भी कर पा रहे हैं। तो मुझे उस चीज से कोई शिकायत नहीं है, मेरे के लिए आपको और अप्रिसिएशन है। आप ऐसे ही आगे और इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करें और अच्छे से लिखने की कोशिश करें, ताकि बोर्ड्स में भी और नीट में भी आप इसी साल अपने अंदर जब 300-400 नंबर ले आओगे ना पहले साल में, बिना किसी एक्स्ट्रा तैयारी के, इसके साथ ही, तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा, अगले साल तो निकाल ही लोगे। आ रही है मेरी बात समझ में? आपने 11th अच्छे से नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, 12th तो है ना आपके पास, बोर्ड भी है और नीट भी है। अरे 50% पार्ट आप इससे इतना मजबूत करके चले जाना नीट में, तो आपका कट ऑफ तो ऐसे ही आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है कि आपके कट ऑफ आने में कोई परेशानी हो। सो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।